रहमान। आज के इस वीडियो में हम हीमोग्लोबिनोपैथीज़ को डिस्कस करने लगे हैं, मतलब थैलेसीमिया। हीमोग्लोबिनोपैथीज़ मतलब ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस के मसले। ग्लोबिन चेन्स बेसिकली एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर चार होती हैं। अगर तो उनकी क्वालिटी के अंदर कोई मसला हो तो वो तो सिकल सेल की फॉर्म में प्रेजेंट करेगा। अगर क्वांटिटी में मसले हों तो वो थैलेसीमिया की फॉर्म में होंगे। अब देखिए, बेसिकली आपको पता है कि फीटल लाइफ में अल्फ़ा 2 एंड गैमा 2 होती हैं। 6 मंथ के बाद अल्फ़ा 2 बीटा 2 हो जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि इस वीडियो में हम थैलेसीमियाज़ को ही डिस्कस करने लगे हैं और कुछ क्वांटिटी हमारे पास अल्फ़ा 2 एंड डेल्टा 2 की भी होती है, जिसको हीमोग्लोबिन A2 कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको थैलेसीमियाज़ की एटियोलॉजी बताऊं तो आपको पता चल गया कि अल्फ़ा 2 और बीटा 2 है, तो वो आइदर अल्फ़ा चेन के मसले हो सकते हैं या बीटा चेन के मसले होते हैं। जो अल्फ़ा चेन्स होती हैं उनके लिए बेसिकली हमारी बॉडी में 4 अलील्स होती हैं और बीटा के लिए 2 अलील्स होती हैं। इसको आप बहुत जेनेटिक्स में ना लेके जाएं, सिंपल इसलिए रख लें कि 4 अलील हैं तो 4 वेरिएंट होंगे डिजीज़ के, और बीटा के 2 होते हैं। हम अल्फ़ा को ज़्यादातर डिस्कस नहीं करते। मैं आपको अल्फ़ा का यूएस एमरी से रिलेटेड मेन एमसी चीज़ें बता दूंगा कि जो होंगी, लेकिन हम ज़्यादातर बीटा को ही फोकस करते हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है, बीटा के जो मसले होते हैं अल्फ़ा के डिलीशंस प्रॉब्लम होते हैं। बीटा के ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे पास म्यूटेशंस के होते हैं। यूएस एमनी में बड़ा फेवरेट एमसीक्यूज़ है, ये म्यूटेशन किस जगह पे होती है वो आपने याद रखना है। प्रमोटर रीजन के अंदर या स्प्लाइस साइट्स होती हैं, वहाँ पे म्यूटेशंस होती हैं। अब ये आपको एटियोलॉजी पता चल गई। और याद रखना है कि थैलेसीमिया के बंदे रेजिस्टेंस होते हैं मलेरिया के लिए, तो ये एंडेमिक होते हैं उन एरियाज़ में। अल्फ़ा ज़्यादातर एशियंस में, बीटा ज़्यादातर जो मेडिटेरियन पॉपुलेशन है वहाँ पे। अब आपने याद रखना है कि जब एटियोलॉजी के बाद अगला पैथोफिज़ है। देखिए, अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2 मैंने आपको बताया था। अगर बीटा नहीं बन रही, अंडरस्टूड प्रोसेस है, बीटा थैलेसीमियाज़ को हम डिस्कस करें तो अल्फ़ा ज़्यादा हो जाएंगी। तो आपने ये याद रखना है, जब अल्फ़ा ज़्यादा होगी तो अल्फ़ा एक्यूमुलेट हो जाती है आरबीसीज़ के अंदर, वो उसके लिए टॉक्सिक होती है। और दूसरी बात ये है कि इंक्लूजन्स जब उसके बनते हैं तो हीमोलिसिस स्टार्ट हो जाता है स्प्लीन के अंदर। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे पता चल गई पैथोफिज़ के लिहाज से कि एक तो हीमोलिसिस होगी, तो हीमोलिसिस की लैब्स आपको मिल जाएंगी इस पेशेंट में। दूसरी बात ये कि आरबीसीज़ बोन मैरो के अंदर ही एपोप्टोसिस उनकी हो जाती है। ठीक है, बन इतने अच्छे नहीं रहे होते, तो वहाँ से भी आपको पता चल गया कि एनीमिया की फॉर्म हो गई। और जब आपको पता है एनीमिया होता है तो टिश्यू परफ्यूम कम हो जाती है। टिश्यू परफ्यूम कम होने की वजह एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ होता है। अब जाहिर सी बात है, बोन मैरो तो कंपनसेट कर नहीं पा रहा, वो चेन तो इतनी म्यूटेंट बन रही हैं, तो बच होगा क्या कि बॉडी इस क्राइसिस की स्टेट में होगी। इरेथ्राइड प्लेजिया जो हमारे पास बोन मैरो होता है वो उसका इरेथ्राइड हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। उससे क्या होगा, स्केल्टल आपके पास डिफॉर्मिटीज़ आ जाएंगी बोन्स के अंदर, ख़ास तौर पे मैक्सिला जाइगोमेटिक या फोरहेड की बोसिंग, फोरहेड जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इसलिए एक्सरे के ऊपर एक टिपिकल फीचर होता है जिसको आप कहते हैं हेरोन कट अपीयरेंस। तो इसी वजह से होती है, क्योंकि एनीमिया की वजह से जो इरिथ्राइड हाइपरप्लेजिया स्टार्ट होता है। अदर देन दैट आपके पास एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है स्प्लीन के अंदर, स्प्लीनोमेगैली मिल सकती है। तो मैं आपको पैथोफिज़ से क्लिनिकल फीचर्स थोड़ा को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेन पता होना चाहिए कि एक तो हेमोलिसिस हो जाएगा। हेमोलिसिस की वजह से क्या होगा कि एनीमिया भी डेवलप होगा और आयरन ओवरलोड की स्टेट। फिर मैंने आपको बताया कि बोन मैरो में भी इतनी इफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस नहीं है, तो एपोप्टोसिस होगी तो एनीमिया होगा। फिर मैंने आपको बताया जब एनीमिया होगा तो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ होगा, तो आपके पास फेशियल डिफॉर्मिटीज़ आ जाएंगी, जो एक्स्ट्रा मेडुलरी एरिथ्रोपोइसिस हो जाएगी स्प्लीनोमेगैली। तो अब आप आ जाएँ अगले स्टेप पे, पैथोफिज़ के बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। देखिए, अगर आप थैलेसीमिया मेजर पे आए ना, तो पहले तो आपको ये पता हो कि बच्चा प्रेजेंट 6 मंथ की एज पे करेगा, क्योंकि 6 मंथ तक तो अल्फ़ा 2 गैमा 2 थी, बीटा तो आती 6 के बाद। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होता है, बेसिकली मैंने आपको एक बात बताना भूल गया था कि बीटा के लिए 2 जीन्स होती हैं, अल्फ़ा के लिए 4 जीन्स होती हैं। इसलिए अल्फ़ा की 4 वेरिएंट है, बीटा के 2 वेरिएंट है। अगर एक जीन म्यूटेंट है तो उसको आप कहते हैं माइनर है, दोनों अगर हों तो मेजर है। अगर माइनर वाले ज़्यादातर आपके पास आएंगे भी, तो वो हमें पता कैसे चलता है, जब आप आयरन देते हैं, आपके पास एनीमिया के साथ पिक्चर हो, तो वो अगर कम ना हो तो हमें पता चल जाएगा शायद मिनिमम बीटा माइनर है। अच्छा, मेजर में क्लिनिकल फीचर्स की मैं बात कर रहा था।
मेजर में देखिए आपने जो जो चीज़ें डिस्कस की, ऑर्गन की मैगेली आपको मिल सकती है, आपको ग्रोथ रिटार्डेशन मिल सकती है, आपको आयरन ओवरलोड के फीचर्स मिल सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो क्या क्या हो सकते हैं, आप हेड टू टो तक चलें। हेड में सबसे पहले क्या होगा कि आपको, जो मैं आपको बताया शिप मंग फेसिस, मतलब कि जो ये फोर हेड है, मैक्सिल है, यहाँ पे हाइपरप्लेसिया हो जाएगा, मेलानिन की जो डिपोजिशन का प्रोसेस में डिस्ट्रप्शन आ जाएगी, तो पेशेंट की जो ब्रोन्स डायबिटीज़ उसे कहते हैं कि जो आयरन होता है वो डिपॉजिट हो जाता है इनटू द स्किन एज वेल एज इनटू द पैंक्रियास, ठीक है। हीमोक्रोमेटोसिस बेसिकली सेकेंडरी हो जाती है। आपके पास पिट्यूटरी के प्रॉब्लम्स होंगे, थायराइड के, पैराथायराइड के, आपको मैं स्किन का बता दिया, आपको बोसिंग का बता दिया। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आते जाएँ, हार्ट के अंदर आप आएंगे तो हार्ट के अंदर आपको 3 चीज़ें होंगी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, या एरिथमियास हो सकते हैं। फिर उसके बाद लंग्स के अंदर आपको लंग्स के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर आप नीचे आएंगे, लिवर के अंदर सिरोसिस, ये हीमोक्रोमेटोसिस की सारी पिक्चर होगी, सिरोसिस हो सकती है। आप अगर साथ डिस्कस करना चाहें हेमोलिसिस को, तो आपको गॉल स्टोन्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पिक्चर्स इस तरह विस्ट्रा डायबिटीज़ आपको मिलेगी। आप चलें टूवर्ड्स द जो सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो डिरेंज्ड हो सकती हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट स्ट्रक्चर हो सकता है, ओस्टियोप्रोसिस हो सकती है, आर्थ्रोपैथी, और ये फेवरेट है सूडो गाउट के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। सो एक अगर आप ओरिएंट करें तो आप सारा आयरन ओवरलोड को बता सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स डिफरेंट होंगे और ये आपने हिस्ट्री में कॉम्प्लिकेशन को रूल आउट करने की कोशिश करनी है। फिर उसी तरह आपको इन्फेक्शंस इन बच्चों में मिलेंगी क्योंकि ट्रांसफ्यूजन ज़्यादा हो रही होंगी। फिर उसके बाद आपको वीनस एम्बोलिज्म मिल सकते हैं। फिर उसके बाद इन्फेक्शंस के साथ साथ हाइपर कोएगुबिलिटी की स्टेट्स के अंदर बच्चा जा सकता है। सो अगर आप हेड टू टो साथ आपने कोरिलेट किस अंदाज में करना है, लिथार्जी होगा, आपको एनीमिया के सिम्टम्स वैसे जो पेलर वगैरह होता है वो मिल सकता है। सो आपने आयरन ओवरलोड को बताना है, हेमोलिसिस की पिक्चर्स जहाँ जहाँ तक आप बता सकते हैं, जैसा मैंने गाल स्टोन्स का बताया वो आपने बतानी है, और साथ आपने जो ये इरेथ्राइड हाइपरप्लेसिया था ये फैक्टर्स बताने हैं। तो इस तरह आपकी सारी क्लिनिकल फीचर्स हो जाएंगे। अगली वीडियो में हम डायग्नोसिस और मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे।